हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कॉमिक्स टाइम्स में। और आज हम शुरू कर रहे थे एक और बेहतरीन कॉमिक जिसका नाम है मौत के दावेदार। ये इसका पहला पेज आप देख सकते हैं दोस्तों। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। चलिए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। संध्या का समय था जब राजपुर राज्य के सेनापति मंगल सेन, प्रधानमंत्री बाज बहादुर व राजकीय कोष के खजांची कुबेर दत्त ने एक साथ राजपुर के राजा पद्मावत के कक्ष में प्रवेश किया। महाराज, क्या हम लोग अंदर आ सकते हैं? आइए, आज आप तीनों एक साथ क्या माजरा है? महाराज, आज हम तीनों आपसे राजकीय परामर्श करने नहीं अपितु कुछ पारिवारिक परामर्श करने आए हैं। पारिवारिक परामर्श? कहिए, कैसा पारिवारिक परामर्श करने आए हैं आप लोग? महाराज, आपने छात्र जीवन से ही हम चारों आपस में अभिन्न मित्र रहे हैं। एक ही गुरु से हमने शिक्षा ग्रहण की है। इस प्रकार हम चारों आपस में गुरु भाई हैं। हाँ, सो तो है महाराज। गुरु भाई को इस आपसी रिश्ते को हम तीनों पारिवारिक संबंध में परिवर्तित करना चाहते हैं, ताकि हमारे बाद भी हमारी आने वाली पीढ़ी में आपस से संबंध बना रहे। प्रधानमंत्री जी, हम आपकी बात का मतलब नहीं समझे। कृपया अपनी बात को स्पष्ट करके कहो। तो सुनिए महाराज, आप तीन युवा पुत्रों के पिता हैं और हम तीनों एक एक युवा पुत्री के पिता हैं। हम अपनी पुत्रियों का विवाह आपके पुत्र के साथ करना चाहते हैं। ओह, तो यह बात है। अगले पल पद्मावत के मुख पर मुस्कान दौड़ गई। वह प्रसन्न होता हुआ उन तीनों से बोला, मुझे यह प्रस्ताव स्वीकार है। अपने बड़े पुत्र हीरावत का विवाह हम तुम्हारी पुत्री के साथ करेंगे ही। रावत से छोटे पुत्र जयरावत का विवाह सेनापति की पुत्री के साथ व सबसे छोटे पुत्र नीलावत का विवाह खजांची की पुत्री के साथ करने को तैयार है। तब चारों मित्र बड़े प्रेम से आपस में गले मिले। तत्पश्चात पद्मावत ने उन तीनों से कहा, अब शीघ्र ही सगाई समारोह संपन्न हो जाना चाहिए। हमें स्वीकार है। इस घटना के 15 दिन पश्चात ही तीनों राजपुत्रों का सगाई समारोह धूमधाम से संपन्न हुआ। उसी रात को प्रधानमंत्री, सेनापति व खजांची में गुप्त मंत्रगणना हुई। हमारी योजना तीनों राजपुत्रों के साथ हमारी पुत्रियों की सगाई तो आसानी से संपन्न हो गई। अतः अब हमें अपनी योजना के दूसरे चरण को शीघ्र ही पूरा कर लेना चाहिए। आप ठीक कह रहे हैं खजांची जी, शुभ कार्य में विलंब नहीं करना चाहिए। तब ठीक है, आज की रात ही राजा पद्मावत के जीवन की आखिरी रात होगी। इस गुप्त मंत्रगणना के पश्चात प्रधानमंत्री राजपद राजा पद्मावत के मुख्य सेवक के पास पहुंचा। जगन, यदि तुम मेरा एक काम कर दो तो मैं तुम्हें मुंहमांगी दौलत दूंगा। मुंहमांगी दौलत पाने के लिए तो मैं कुछ भी करने को तैयार हूं प्रधानमंत्री जी। कहिए, मुझे क्या करना होगा? इस पुड़िया में अत्यंत घातक विष है। इस विष को महाराज के दूध में मिलाकर विषायुक्त दूध को महाराज को देकर आना होगा। ओह, तो मुझे यह करना होगा? जगन सोच में पड़ गया। फिर कुछ सोचकर उसने प्रधानमंत्री से पुड़िया लेकर कहा, प्रधानमंत्री जी, मैं आपका यह कार्य करने को तैयार हूं। तो जाओ, महाराज के दूध पीने का समय हो गया है। उन्हें विष मिला दूध दे आओ। जगन के यह निर्देश दे प्रधानमंत्री रसोई घर से निकल गया। तब जगन ने पुड़िया का विष दूध के गिलास में डाला और उसे लेकर पद्मावत के कक्ष की ओर चल दिया। लीजिए महाराज, दूध पी लीजिए। पद्मावत के दूध पीते देख जगन कक्ष से बाहर आ गया। उधर दूध पीते ही मेरा दिल घबरा सा क्यों रहा है। लगता है जैसे मैं बेहोश होकर गिर पड़ूंगा। पद्मावत को सोचना ठीक था। तत्काल ही विष ने उस पर अपना प्रभाव दिखाया। आह! सुबह होने पर जब दास दासी उसके कक्ष में आए, ओह, महाराज तो मृत पड़े हुए हैं। शीघ्र ही पद्मावत की मृत्यु का समाचार सारे राजपुर में आग की तरह फैल गया। तीनों राजपुत्र पिता के शव पर गिरकर बिलख बिलख कर रो पड़े। उधर प्रधानमंत्री, खजांची व सेनापति खुशी से झूम रहे थे। अब पद्मावत मारा गया। अब हमारी योजना निर्विघ्न पूरी हो जाएगी। बड़े दुख भरे माहौल में पद्मावत का अंतिम संस्कार किया गया। इस घटना के 20 दिन पश्चात प्रधानमंत्री बाज बहादुर ने युवराज हीरावत को बुलाकर उससे कहा, युवराज, महाराज के आकस्मिक निधन के पश्चात
राजपुर की राजगद्दी खाली पड़ी है। तुम महाराज के बड़े पुत्र हो, इसीलिए अब तुम्हें ही राजपुर की राजगद्दी संभालनी है। अतः मैं चाहता हूँ कि राजगद्दी पर तुम्हारे बैठने से पहले ही मेरी पुत्री मंजारी के साथ तुम्हारा विवाह हो जाए, ताकि तुम सम सप्तनिक सप्तनिक राज दरबार में बैठो। तो इस कार्य में क्या रुकावट है प्रधानमंत्री जी? मैं आपकी पुत्री के साथ आज ही विवाह करने को तैयार हूँ। युवराज युवराज रुकावट अपितु और से नहीं, अपितु मेरी पुत्री मंजरी की ओर से है। क्या मतलब प्रधानमंत्री जी? युवराज, मेरी पुत्री मंजरी बहुत जिद्दी है। वह जिस बात की जिद ठान लेती है उसे पूरा करके ही छोड़ती है। उसकी जिद है कि जब युवराज हीरावत किसी दूसरे राज्य में जाकर वहां से उसके लिए कोई अनोखी चीज लाएंगे, तभी वह युवराज के साथ विवाह करेगी। वो बड़ी विचित्र जिद है मंजरी की। फिर कुछ सोचकर उसने प्रधानमंत्री से कहा, ठीक है प्रधानमंत्री जी, अब मैं मंजरी की जिद पूरी करने के पश्चात ही उसके साथ विवाह करूंगा। तो युवराज, उसके लिए कोई अनोखी वस्तु लेने के लिए आप दूसरे राज्य जाएंगे? हाँ प्रधानमंत्री जी, मैं आज ही दूसरे राज्य जाने के लिए राजपुर से प्रस्थान करूंगा। युवराज, मैं आपसे एक विनती और करना चाहता हूँ। कहिए प्रधानमंत्री जी। युवराज, तुम अपने राज्य से पहली बार दूर किसी दूसरे राज्य में जाओगे, इसीलिए अपने साथ अपने छोटे भाई जयरावत व नीलवावत को भी लेते जाओ। 1 से 2 और 2 से 3 भले होते हैं। कह तो आप ठीक ही रहे हैं प्रधानमंत्री जी। आपका कहना मानकर मैं जयरावत और नीलावत को भी साथ लेता जाऊंगा। मुझे इस बात की खुशी है युवराज की आपने मेरा सुझाव मान लिया। उसी दिन हीरावत जयरावत व नीलावत के साथ राजपुर से दूसरे राज्य जाने को उद्यत हो गए। वह अभी प्रस्थान करने ही वाले थे कि रुकिए युवराज। हीरावत व उसके दोनों भाइयों ने पलटकर देखा। प्रधानमंत्री जी, सेनापति जी व खजांची जी एक साथ ही इधर दौड़े चले आ रहे हैं। क्यों? इन तीनों के हाथों में क्या है? तब तीनों हाँफते हुए उनके पास पहुंचे तो हीरावत ने उससे पूछा, आप लोग ने तो हमें रुकने के लिए आवाज क्यों दी थी? तब प्रधानमंत्री हाथ में पकड़ी संदूकची उसके और बढ़ाते हुए बोला, युवराज, तुम परदेश जा रहे हो, यह लो। यहाँ से चलकर ना जाने तुम्हें कहाँ भोजन मिले। मेरी पुत्री मंजरी ने तुम्हारे लिए लड्डू बनाए हैं, लो इन्हें रख लो। राह में भूख लगने पर इन्हें खा लेना। तब सेनापति मंगलसेन ने अपने हाथों में थमी संदूकची जयरावत को की और बढ़ाते हुए कहा, बेटा, इसमें लड्डू है, इन्हें मेरी बेटी सुदीक्षा ने तुम्हारे लिए बनाया है। अंत में खजांची कुबेरदत्त ने अपनी संदूकची नीलावत को देते हुए उससे कहा, बेटा, इस पात्र में भी लड्डू ही है। इन लड्डुओं को मेरी बेटी धनलक्ष्मी ने तुम्हारे लिए बनाया है। तत्पश्चात प्रधानमंत्री ने हीरावत से कहा, युवराज, मैं ईश्वर से कामना करता हूँ कि तुम मंजरी के लिए कोई अनोखी वस्तु लेकर शीघ्र ही दूसरे राज्य से स्वदेश वापस लौटो, ताकि शुभ मुहूर्त में तुम्हारा राज तिलक हो सके। हम लोग शीघ्र ही स्वदेश वापस लौटेंगे। तब तक तुम तीनों को राजपुर का राजकाज संभालना है। आप फिक्र ना करिए युवराज, आपकी अनुपस्थिति में हम तीनों राजपुर का पूरा ध्यान रखेंगे। तब तीनों भाई वहां से चल पड़े। जब वे तीनों प्रधानमंत्री, सेनापति व खजांची की दृष्टि से ओझल हो गए तो वे खुशी खुशी वहां लौट आए। उसी दिन प्रधानमंत्री ने उन तीनों की मतगणना हुई। अभी तक तो वे सब कुछ हमारी योजना अनुसार बिल्कुल ठीक हो गए हैं प्रधानमंत्री जी। अब आगे क्या करना है, ठहरो, अभी सोचकर बताता हूँ। उधर उस कक्ष के बाहर से गुजरती प्रधानमंत्री बाज बहादुर की पुत्री मंजरी चौकी। आज सेनापति व खजांची जी पिताजी के साथ इस कक्ष में क्या कर रहे हैं? उत्सुकतावश मंजरी उनकी बातें सुनने के लिए द्वार पर ही छिपकर खड़ी हो गई। उधर कक्ष में मेरे दिमाग में एक योजना आई है। अब जबकि पद्मावत उसके तीनों पुत्र हमारे रास्ते से हट चुके हैं, तो हमें राजपुर पर अपना अधिकार जमाने में देर नहीं करनी चाहिए। तो बताइए प्रधानमंत्री जी, हम राजपुर पर किस प्रकार अपना अधिकार करें? मित्र, राजपुर की सेना को तो हम अपनी ओर मिला ही चुके हैं। बस अब और क्या करना है? कल जब दरबार लगेगा तो उसमें यह घोषणा कर दी जाएगी कि आज से राजपुर का हम तीनों ही का राज्य है। मित्र बाज बहादुर, तुम बहुत बुद्धिमान हो, इसीलिए हम
प्रारंभ से ही तुम्हारी बताई योजना पर चलते रहे हैं। तुमने कितनी सफाई से राजा पद्मावत को मरवाकर तीनों कितनी चालाकी से उसके तीनों पुत्रों का राजपुर से बाहर भिजवा दिया है। तुम्हारे ही सुझाव पर अपनी अपनी पुत्रियों का नाम लेकर हमने तीनों भाइयों को 20 मिले लड्डू दिए, जिन्हें खाकर तीनों राजकुमार निश्चय ही मारे जाएंगे। हमें तुम्हारी बुद्धिमानी पर गर्व है मित्र। आज तुम्हारे ही कारण सफलता हमारे सामने आ खड़ी हुई है। हाँ मित्र बाज बहादुर, तुम्हारी बुद्धिमत्ता के कारण ही अब हम तीनों को शीघ्र ही राजपुर पर कब्जा लेने वाले हैं। मित्रों, मेरी इतनी प्रशंसा ना करो कि जिसे सुनकर मेरा दिमाग 7वें आसमान पर पहुंच जाए। कक्ष के बाहर खड़ी मंजरी के तो पांव तले मानो पृथ्वी ही खिसक गई। इन तीनों ने तो बड़ा ही घिनौना कुचक्र रचा है, और अब मैं राजपुर पर अपना अधिकार जमाने की सोच रहे हैं। मैं अपने भावी पति हीरावत व अपने दोनों भावी देवरों का बाल भी बांका नहीं होने दूंगी, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी क्यों न करना पड़े। उसने उसी समय अपने कक्ष में पहुंचकर अपने एक दासी को बुलाया। तुम इसी समय सेनापति जी की लड़की सुदीक्षा और खजांची की लड़की धनलक्ष्मी को बुला लाओ। उनसे कहना इसी समय एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय के बारे में उनसे सलाह मशवर करना चाहती हूँ। जो आज्ञा मालकिन। दासी सेनापति व खजांची की पुत्री को बुलाने चली गई। कुछ देर बाद ही सुदीक्षा व धनलक्ष्मी मंजरी के पास बैठी थी। बहन मंजरी, हम दोनों को तुमने इस समय कैसे याद किया है? बहन सुदीक्षा, बात ही कुछ ऐसी थी कि मुझे तत्काल ही तुम दोनों को यहाँ बुलवाना पड़ा। मंजरी की सारी बात जानकर सुदीक्षा व धनलक्ष्मी हक्की बक्की रह गई। और हमारे पिताओं ने हमारे भावी पतियों के खिलाफ कैसा खूनी षड्यंत्र रचा है? बहन मंजरी, अब तुम ही बताओ कि अब हमें क्या करना चाहिए। देखो राजकुमार, हीरावत अपने दोनों भाइयों के साथ राज्य से अभी ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। हमें इसी समय उनके पास पहुंचकर उन्हें 20 मिले लड्डुओं के बारे में बता देना चाहिए, ताकि उन तीनों की जान बच सके। कह तो तुम ठीक रही हो बहन मंजरी। बस उसी समय तीनों युवतियां बिना किसी को बताए घोड़े पर सवार हो राजपुर से चल दी। उधर, भैया भूख लग रही है, क्यों ना यह रुककर अपने साथ लाए लड्डुओं को खा ले। तुम ठीक कह रहे हो जयरावत, मुझे भी भूख लगी है, लेकिन पहले जरा विश्राम कर ले। उधर तीनों की खोज में मंजरी, सुदीक्षा व धनलक्ष्मी भी राजपुर से काफी दूर निकल आई थी। कितनी दूर आ गए हैं हम तीनों राजपुर से, लेकिन अभी तक युवराजों का कहीं अता पता नहीं है। पता नहीं कहाँ चले गए वे तीनों। मंजरी बहन, लगता है उन तीनों को खोज में हमें बहुत दूर तक जाना होगा, ऐसा ही लगता है। तभी ओह, यह एकाएक आंधी कैसे चलने लगी? अभी कुछ देर पहले तो आसमान बिल्कुल साफ था। आंधी से एकाएक बल की तेजी आ गई। मंजरी बहन, बचाओ, हे भगवान, यह क्या कर रहा है तू? बचाओ। और तीनों सहेलियां आंधी में एक दूसरे से बिछुड़ गई। और उधर आंधी का तीव्र प्रकोप उस वन में और भी ज्यादा था, जिसमें हीरावत और उसके तीनों भाई पेड़ के नीचे विश्राम कर रहे थे। ओह, मुझे तो मौसम के तेवर कुछ ठीक नहीं लग रहे। धूल आंख में घुसी जा रही है। तभी हवा का एक अत्यंत वेग भरा झोंका आया, जिसमें तीनों भाई उड़ चले। हीरावत भैया बचाओ। ओह, मेरे भाइयों, में तुम्हारी रक्षा कैसे करूं? बचाओ। हवा तीनों को 3 विभिन्न दिशाओं में उड़ा ले चली। हवा ने जयरावत को कुछ दूरी पर ले जाकर पृथ्वी पर पटक दिया। ओह, नीलावत के साथ भी यही हादसा हुआ। पृथ्वी पर गिरते ही नीलावत की चेतना लुप्त हो गई, और प्रलयंकारी हवा ने हीरावत को भी बहुत दूर ले जाकर पटका। ओह, वह भी शीघ्र ही बेहोश हो गया। उधर दूसरी ओर आंधी के वेग में से घबराकर मंजरी का घोड़ा तीव्र गति से वन में भागा जा रहा था। तभी उसे एक पत्थर से ठोकर लगी। मंजरी घोड़े के पीठ से उछलकर पृथ्वी पर जा पड़ी और बेहोश हो गई, जबकि सुदीक्षा का घोड़ा सरपट दौड़ता हुआ एक नदी में जा घुसा। ओह, अब मैं नहीं बचूंगी। भय के कारण सुदीक्षा के हाथों की पकड़ घोड़े की पीठ पर से ढीली हो गई, जिसके फलस्वरूप छपा और धनलक्ष्मी का घोड़ा वन में एक खंडहर की ओर बढ़ा जा रहा था। ओह, यह घोड़ा मुझे यही कहाँ ले आया? खंडहर का भयानक माहौल देखकर धनलक्ष्मी भय से सिहर उठी और सुदबुद को घोड़े की पीठ से नीचे आ गिरी। कुछ देर बाद जब प्रलयंकारी आंधी रुकी तो पीड़ा से कहराता हुआ हीरावत पृथ्वी पर से उठा।
मेरे दोनों भाई मुझसे बिछुड़ गए, अब मैं उन्हें कहाँ ढूंढूं। फिर जयरावत व नीलावत की खोज में वह कई दिन अनावर रुके बिना कुछ खाए पिए चलता रहा। चलते चलते वह वन से निकल निकल पास के राज्य कुशन नगर में पहुंच गया। बहुत खोजने पर भी जयरावत व नीलावत का कोई अता पता नहीं मिला। यह क्या विपत्ता टूट पड़ी मुझ पर। जयरावत व नीलावत कहाँ और ना जाने किस हाल में होंगे। तभी वहां एक मुनादी करने वाला आ पहुंचा। सुनो नगर के लोगों, राजा का एक हाथी पागल हो गया है। वह कई दिनों से कुशीनगर में उत्पात मचा रहा है। उसने कई आदमियों को मार डाला है। महाराज का कहना है कि जो आदमी उस हाथी को मारेगा उसे वे आधा राजपाट दे देंगे। मुनादी का मुना, मुनादी वाला आगे बढ़ गया। मुनादी वाला आगे बढ़ गया। तभी बचो बचो, राजा का पागल हाथी लोगों को मारता हुआ घायल करता हुआ इधर ही आ रहा है। हीरावत की समझ में नहीं आया कि इस विषम परिस्थिति में वह क्या करे। वह जड़ सा अपने स्थान पर खड़ा रह गया। तभी किंहार। जब हीरावत के बचाव का कोई उपाय न सूझा तो उसने लड्डुओं की संदूकची पेड़ के नीचे छोड़ी और सवय पेड़ पर चढ़ गया। पागल हाथी भागता हुआ पेड़ के नीचे पहुंचा और अपनी सूंड लड्डुओं की संदूकची पर घुमा घुमा कर मारने लगा। सूंड के प्रहार से लड्डुओं की बंद संदूकची उलट कर खुल गई और सारे लड्डू बिखर गए। एक एक करके वह सारे लड्डू खा गया। लड्डू खाते ही थोड़ी देर में उसे भयानक चिंगार मारी और धड़ाम से पृथ्वी पर गिर पड़ा। कुछ देर तड़प कर वह शांत हो गया। यह देख पेड़ पर बैठा हीरावत चौंका। यह क्या, पागल हाथी संदूकची के लड्डुओं को खाते ही मर गया? तो क्या लड्डू विषैले थे? इसका मतलब लड्डू हम तीनों भाइयों को मारने के लिए दिए गए थे। फिर वह पेड़ से नीचे उतरा। तभी राजा के सैनिक वहां आ पहुंचे। ओह, तो तुमने इस पागल हाथी को मार डाला? तुम तो बहुत बहादुर हो युवक। सैनिक उसे उस देश के राजा महेंद्र दत्त के पास लेकर पहुंचे और महेंद्र दत्त को पागल हाथी के मारने की सूचना दी। युवक, तुमने पागल हाथी को मारकर हम पर बहुत की उपकार किया है कि घोषणा के अनुसार हम तुम्हें अपने राज्य का आधा हिस्सा उपहार में देते हैं। महेंद्र दत्त अभी इतना ही कह सका था कि बाहर से आवाज आई, पिताजी महाराज जरा सुनिए। फिर महेंद्र दत्त उठकर द्वार की ओर बढ़ गया। कुछ देर बाद वह मुस्कुराता हुआ हीरावत के पास वापस लौटा। तो तुम राजपुर के युवराज हीरावत हो? जी, लेकिन आपने मुझे कैसे पहचाना महाराज? इस बात को छोड़ो और हमारी बात सुनो। हम तुम्हें अपना आधा राजपाट देने को साथ साथ अपना दामाद भी बनाने जा रहे हैं। क्या? हाँ, हम अपनी पुत्री का विवाह तुम्हारे साथ करना चाहते हैं। ओह, यह तो मेरा सौभाग्य होगा। उसी दिन महेंद्र दत्त ने हीरावत को आधा राज्य पाठ सौंप दिया। हीरावत, आज से तुम राज्य के इस हिस्से से राजा हो गए। धन्यवाद महाराज। अब महेंद्र दत्त ने खूब धूमधाम से के साथ अपनी पुत्री का विवाह हीरावत के साथ कर दिया। चलिए दोस्तों, इस कॉमिक्स का पहला भाग यहाँ समाप्त करते हैं। मिलते हैं इसके दूसरे भाग में। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें। चलिए मिलते हैं इसके दूसरे भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद। विदा।